Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me तैमूर हसन और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड वन 2025 देने जा रहे हैं, प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट राउंड वन देने जा रहे हैं, या आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं जब आप लोगों का प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड टू करीब आया हुआ है या राउंड थ्री करीब आया हुआ है, ये वीडियो आप लोगों के प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड वन से पहले बनाई जा रही है। जिस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऑल सब्जेक्ट्स जो कि प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर उनके एंट्री टेस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, एक तो वो तमाम सब्जेक्ट्स पैटर्न इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ और फिर उन तमाम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। ये वो टॉपिक्स होंगे जिनके अंदर से प्रीवियस पास्ट पेपर जो हैं, जो प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर हैं, उसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। ये जो मेरी वीडियो होगी ये मेरे एक्सपीरियंस बेस पे नहीं होगी। ये इस तरह की वीडियो नहीं होगी कि इधर की सुनी बात इधर की सुनी आप लोगों से बता दूंगा। ये वो वीडियो, इस वीडियो में मैं वो एमसीक्यूज बताऊंगा, इस वीडियो में मैं वो टॉपिक्स बताऊंगा जो ओरिजिनल एमसीक्यूज आ चुके हुए हैं, जिन टॉपिक से ओरिजिनल एमसीक्यूज आ चुके हुए हैं। तो ये आप लोगों की वीडियो बहुत ऑथेंटिक है। इतनी ऑथेंटिक वीडियो आप लोगों को यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं मिलेगी कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इतने रेलिवेंट आप लोगों को गाइड किए जाएं, ठीक है ना। तो लोग इधर उधर से वैसे एक आधा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, कोई एक स्टूडेंट है उसने प्यास का टेस्ट दिया था, उसका आप लोगों को रिव्यूज शेयर कर दिया कि ये क्वेश्चन आए थे। मैं जो आप लोगों के साथ ये रिव्यूज शेयर करूंगा ना, ये एक आधे स्टूडेंट के नहीं है। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों स्टूडेंट हर साल प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर अपीयर होते हैं, फिर उनके एडमिशन्स भी हो रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें डिस्कस करूंगा ये एक आधे स्टूडेंट का रिव्यू नहीं होगा। इस एक वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मल्टीपल रिव्यूज शेयर करने वाला हूँ और उसको एक वीडियो की फॉर्म दे रही है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ये कुछ डाउट्स हैं जो वीडियो देखते हुए माइंड में आते हैं कि क्या ये वाले हमारे सब्जेक्ट जो हमारे पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे, इन टॉपिक्स को कवर करना क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। तो इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको सबसे पहले लेट नो कर दी हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोग अपना 2025 के अंदर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और आपको खुदा न खास्ता एडमिशन सिक्योर करते हुए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन आप लोगों के लिए ये है कि पास एजुकेशन सिस्टम ने अपना प्रीमियम सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन ऑफर की जाती हैं। जिसके अंदर आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड वन ये तो आप लोगों ने तैयार कर लिया, ठीक है, खुद से तैयार कर लिया, इधर उधर कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ था, तो आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड वन खुद से तैयार कर लिया, ठीक है। ये आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करके आपने कर लिया, एंड गेम सुन के, वन शॉट सुन के, जो आपके लिए टॉप 10 टॉप 20 टॉप 100 एमसीक्यूज अपलोड करते रहे हैं, तो उसके लिए आपने कर लिया। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ, प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड टू के लिए और राउंड थ्री के लिए हमारा प्रीमियम सेशन लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। इसमें आपका ना सिर्फ प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड टू थ्री कवर होगा, बल्कि नस्ट का एनईटी थ्री फोर भी कवर होगा, राउंड थ्री फोर फॉर योर 2025 एडमिशंस। इसमें यूईटी का ई कैट फर्स्ट भी क्लियर होगा, टू भी आप लोगों को क्लियर करवाया जाएगा, जीके इंस्टीट्यूट का टेस्ट क्लियर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स आपको तैयार करवाया जाएगा। इसमें एनटीएस नेट की आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपको कॉम सर्च यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे एडमिशन लिया जाएगा, एनटीएस नेट की प्रिपरेशन करवाई जाएंगी। आईटीयू यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, पीयूसीआईटी, एयर यूनिवर्सिटी, बैरिया, आईबी है, लम्स है, एमयूईटी है, एनईडी है, लम्स का, यूसैट को और बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन इस एक प्रीमियम सेशन में शामिल होती है और इसकी फी होती है जस्ट 6000। और रिमेंबर स्टूडेंट, ये 6000 आप लोगों का एक महीने या दो महीने की फीस या ये रेगुलर फीस नहीं होती, ये आपको अपनी पूरी जिंदगी में वन टाइम पे करना पड़ती है। वन टाइम यू हैव टू पे जस्ट 6000 एंड यू विल गेट एनरोलमेंट इनटू आवर प्रीमियम सेशन फॉर योर 2025 एडमिशन। एक दफा आपको ये 6000 पे करना है और आप लोगों को आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाता है। तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तमाम लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, वर्कशीट, टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड जैसे ही आप लोग एनरोलमेंट लेते हैं। उसके बाद लाइव क्लासेस के अंदर डेली लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं, डेली लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं और उन लाइव क्लासेस के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा सिलेबस आपका लाइव क्लासेस में कवर करवाया जाएगा। जो आप लोगों को एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, अपना सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा पढ़ाएगा, लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड सेशन आते ही दे दिया, उसके बाद लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। तो इतने ज़्यादा फीचर्स और जिनका रिजल्ट इतना टॉप ऑफ द लाइन आ रहा हो, तो ये सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट है। ऑनलाइन घर बैठे बिना आप लोग अपना टाइम ज़ाया किए, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आने जाने में टाइम लग गया, थकन हो जाती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक मैटर कर रही होती हैं, जिनके ऊपर आप स्टार्ट में ध्यान
ध्यान नहीं देते हो, लेकिन डेली आना जाना, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए घर बैठे अपना एंट्री टेस्ट को तैयार करें पास एजुकेशन सिस्टम के साथ। इस नंबर को अभी सेव कर लें, वीडियो को पॉज करें और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें, हमारे प्रीमियम सेशन में आपको एनरोलमेंट मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट के प्यास यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है, इसमें कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या है। जर्नल इंस्ट्रक्शन से पहले मैं आप लोगों को क्यों ना टेस्ट का पैटर्न बता दूं, क्लियर कट बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट पैटर्न है ना, वो अभी जो प्यास यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इधर उधर आप लोगों को जो टेस्ट पैटर्न मिलते हैं, उसमें बाज़ जगह पे उन्होंने ऐड किया होता है कुछ और भी सब्जेक्ट, बाज़ जगहों पे मिसिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैं आपके साथ ऑथेंटिक शेयर कर रहा हूँ, ये अभी शेयर कर रहा हूँ। आगे आने वाले प्यास के टेस्ट में ये चेंज हो सकता है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न अब चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी के लिए जो आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में होगा, ऊपर क्लियर कट लिख देता हूँ, प्यास यूनिवर्सिटी के जो आप लोगों का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होगा, कौन सा 2025, इसके अंदर आप लोगों का टेस्ट पैटर्न क्या होगा सुने। तीन कैटेगरी आप लोगों की बनाई गई हैं। एक आप लोगों की कैटेगरी बनाई गई है विच इज आईसीएस, एक आईसीएस की कैटेगरी है। एक आप लोगों की एफएससी प्री इंजीनियरिंग की कैटेगरी है, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग की कैटेगरी है। और एक आप लोगों की एफएससी की प्री मेडिकल की कैटेगरी है, ठीक है ना। ये आप लोगों की तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ आईसीएस की, फिर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, तो इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है ना, ये आप लोगों का कंपलसरी है, मतलब ये आप लोगों का होगा ही होगा, ठीक है, हर एक के अंदर इंग्लिश तो होगा ही होगा, ठीक है। इधर भी आप लोगों का इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, इधर भी आप लोगों का इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, और प्री मेडिकल वालों के लिए भी इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा। अब इंग्लिश के जो हमारे पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने होंगे, 10 होंगे। आईसीएस वालों को भी 10 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, प्री इंजीनियरिंग वालों को, प्री मेडिकल वालों को, ठीक हो गया ना। नंबर 2 पे हमारे पास है फिजिक्स। अब फिजिक्स यहाँ पे भी होगा, फिजिक्स के कितने एमसीक्यूज होंगे, 30। फिजिक्स यहाँ पे भी होगा, प्री इंजीनियरिंग वालों का 30 एमसीक्यूज होंगे, और प्री मेडिकल वालों का भी फिजिक्स होगा, यहाँ पे 30 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है, दैट इज केमिस्ट्री या कंप्यूटर। अब ये आईसीएस वाले हैं तो इनका कंप्यूटर साइंस होगा, कंप्यूटर साइंस के भी आप लोगों के 30 एमसीक्यूज हैं। प्री इंजीनियरिंग वालों का केमिस्ट्री होगा, 30 एमसीक्यूज हैं। प्री मेडिकल वालों का भी केमिस्ट्री होगा और इसमें 30 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है मैथ। अब आईसीएस वालों का तो मैथ होगा, लेकिन रिमेंबर ये मैथ आपका एफएससी लेवल का होगा, ठीक है, एफएससी लेवल का होगा, 30 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद प्री इंजीनियरिंग वालों का भी मैथ होगा, और ये कौन सा होगा, एफएससी लेवल का होगा, मतलब एडवांस मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, 30 एमसीक्यूज। भाई मेडिकल वालों का भी मैथ होगा, लेकिन ये मैथ कौन सा होगा, ये मैट्रिक लेवल का होगा, बेसिक लेवल का मैथ होगा, और इसके एमसीक्यूज 30 होंगे। तो आप लोग चेक कर सकते हो, ओवरऑल आप लोगों के पास 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं, 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं, और आप लोगों को 180 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले प्यास के अंदर ना नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, ठीक है, पहले पहले प्यास के अंदर नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने नेगेटिव मार्किंग को पिछले 4 5 6 सालों से 7 सालों से खत्म कर दिया हुआ है। तो प्यास यूनिवर्सिटी में अब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो टेस्ट पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये भी चीज़ याद रख सकते हो कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप लोगों को किसी पे डाउट हो रहा है क्वेश्चन पे, तो उसको आप लोग तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वैसे भी छोड़ोगे तो आप लोगों के नंबर पॉइंट्स कम होंगे, खुदा ना खास्ता, लेकिन तुक्का लगा लोगे तो क्या पता आप लोगों का नंबर बढ़ जाए, वो ठीक हो जाए। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और उसके अलावा आप लोगों के पास ये जो टेस्ट होगा, उसमें 4 ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शन को आप लोगों को चूज करना पड़ता है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी जो आप लोगों को मैंने बता दी हुई हैं। यहाँ पे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग वेट कर रहे हैं, कि प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स का एक चीज़ मेरी आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ कि आप लोगों का कोई भी एंट्री टेस्ट है ना, कोई भी एंट्री टेस्ट है, उसमें आप लोगों को पता है क्या लिखा होता है। भाई एफएससी अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या आप लोगों ने ए लेवल बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, या आप लोग फेडरल बोर्ड के हैं, ठीक है, आप लोग किसी भी बोर्ड से आप लोगों का ताल्लुक है ना, तो आप लोगों को बोला जाता है कि उसके अंदर से जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, उसकी चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ना है। ज़्यादा वेटेज किसको दी जाती है, एफएससी को। ये एक्सपीरियंस बेसिक चीज़ बता रहा हूँ भाई, ज़्यादा वेटेज ना, अगर बुक लाइन भी एज इट इज़ आ रही होती है, तो वो किसकी आ रही होती है, वो एफएससी की जो सिलेबस है ना, उसके अंदर से बुक लाइन है। तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ, भाई अगर तो ए लेवल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, फेडरल बोर्ड के हो, केपीके के हो, गुलाम इसाक खान जो बोर्ड से किया
हुआ है या आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसी भी बोर्ड से, सिंध वाली साइड से हो, कैपिटल से हो, केपीके से हो, बलूचिस्तान से हो, कहीं से भी पढ़ा हुआ है, तो आप लोग इजीली अवेलेबल होती हैं बुक्स वगैरह, एफएससी की बुक्स ले लो, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो और एफएससी की बुक से बुक रीडिंग की आदत बना लो। मैं यही नहीं कह रहा कि ए लेवल की किताबों को साइड पर रख दो, केपीके की साइड पर रख लो, मैं कह रहा हूँ प्रियोरिटाइज किसको करना है, एफएससी के सिलेबस को करना। क्यों? क्योंकि एफएससी की बुक लाइन एज इट इज आ रही होती है, नस्ट के पेपर में, आप लोगों के जीके के पेपर में, प्यास के टेस्ट के अंदर, यूईटी के अंदर, तो ज्यादा प्रेफरेंस एफएससी को दी जाती है, ज्यादा ज्यादा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कह रहा अपना बोर्ड छोड़ के एफएससी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। अब देखो फिजिक्स के अंदर हम बात कर लेते हैं, आप लोगों का 11 + 12 दोनों बड़ी मैटर कर रही हैं, दोनों ही बहुत मैटर कर रही हैं। अब यहाँ पे एक आधे स्टूडेंट को यहाँ पे मैं खड़ा करके नहीं उससे कह रहा कि हाँ भी तुमने टेस्ट दिया था, बताओ टेस्ट में क्या क्या आया, अब वो बताएगा उसके पेपर में क्या चीजें ज्यादा आई थी, क्या पता आपके पेपर में वो ना आए। मैं जनरल चीजें आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है तो फिजिक्स के इन टॉपिक्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना है। सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें ना, तो फिजिक्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 11 फिजिक्स, और मैं एफएससी के चैप्टर्स के मुताबिक आपको नंबरिंग बताता जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे 11 क्लास का जिक्र करूँ ना, तो 11 क्लास के अंदर आप लोगों के टोटल 11 चैप्टर्स हैं, 1 to 11। सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों को कवर करना है ना, वो डायमेंशन के रिलेटेड है। अच्छा, अब जो डायमेंशन के रिलेटेड आप लोगों ने स्टडी करना है ना, वो आप लोगों ने सिमिलर डायमेंशन भी देखनी है, किन किन की सिमिलर डायमेंशन है, किन की ऑपोजिट डायमेंशन आ रही हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसी चैप्टर के अंदर से जो हमारे पास आ रहे होते हैं ना, ये प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक आ रहा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एटो टू फेमटो का रेशियो क्या होगा, माइक्रो टू मिली का रेशियो क्या होगा, इस तरह करके प्रीफिक्सेस के अंदर से भी क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर, ये वो एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स के अंदर आ चुके हुए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर वाला चैप्टर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेक्टर के अंदर से कौन सी चीजें करनी है, टॉर्क आप लोगों का एक तो यहाँ पे इसमें जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आ जाती हैं, और उसके अंदर जो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट है उसको बड़े अच्छे से कर लेना है। साथ में आप लोगों ने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को लाजमी तौर पे करना है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को लाजमी तौर पे करना है। और उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, तो ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर्स के इक्वल कब आएगा, 120 डिग्रीज वगैरह पे, तो ये तमाम कॉन्सेप्ट आपके शार्प होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन का आ जाता है, मैं सिर्फ 11 क्लास की भी बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों को पता होना चाहिए हाइट रेंज का क्या कॉन्सेप्ट है, रेंज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ हाइट, रेंज किस पे मैक्सिमम होती है, 45 पे होती है, टाइम ऑफ लाइट का क्या रिलेशन होता है, 2vi sin θ/g, और इसी तरह करके ये तमाम रिलेशन आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलास्टिक कुलैयन एंड इन इलास्टिक कुलैयन, ये आपके पास टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यास यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास वर्क वाला आ जाता है, वर्क एंड एनर्जी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, ये जो वर्क वाला टॉपिक है ना, यहाँ से कंफर्म आप लोगों के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपके पेपर के अंदर, इसको बहुत तगड़ा तैयार कर लेना है। ये चीज़ एक परसेप्शन बनाना कि 30 एमसीक्यूज आएंगे 15 11वीं में से, 15 12वीं में से, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए, इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास रियल और एपरेंट वेट जो होता है, रियल एंड एपरेंट वेट, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने कवर कर लेना है। उसके बाद जो एस एच एम वाला टॉपिक है, ये इस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एस एच एम वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आप लोगों के पूछे जाएंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल्स कंफर्म आप लोगों के आएंगे। उसके बाद जो वेव्स वाला टॉपिक है, यहाँ से आप लोगों के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। उसके बाद जो वाई डी एस सी वाला टॉपिक हमारे पास आ जाता है, और इंटरफेरेंस, रिमेंबर माई एंड नोट माई वर्ड, इंटरफेरेंस और वाई डी एस सी वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ से जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल, वेव्स वाले में से भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और उसके बाद लास्ट पे थर्मोडायनामिक आ जाता है, उसके अंदर एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। और एक मेयर्स रिलेशन है, मेयर्स रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसको मेयर्स रिलेशन भी कहते हैं। तो ये वाला आप लोगों ने रिलेशन कर लेना। ले जी, ये जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए एक दफा हाईलाइट कर देता हूँ। अगर तो डायमेंशन नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, डायमेंशन
अच्छे से, प्रीफिक्सेस को, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और वेक्टर वाले में से ये टॉर्क, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, फिर रिजल्टेंट वेक्टर वाला करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आप लोगों का। इलास्टिक इन इलास्टिक लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। फिर ये वर्क वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एंगुलर मोमेंटम वाला, रियल एंड एपरेंट वेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसएचएम वाला पूरा टॉपिक जिसमें टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वेव्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी, वाइडीएस, ये जो चीज़ें बताई, आई होप आप लोगों को ये फुल क्लियर हुई होंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सेकंड ईयर की। यहाँ पे ट्वेल्थ अगर फिजिक्स की बात की जाए तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास जो आ जाता है वो कैपेसिटर का टॉपिक आ जाता है। यहाँ पे मैं चैप्टर नेम नहीं लिखूंगा, टॉपिक्स लिखता जाऊंगा। कैपेसिटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम्बिनेशंस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कम्बिनेशंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर ना ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, यानी ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता है कि नेट बेसिक बिल्कुल इजी होगा, और इतना कोई बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं होता है। तो प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट में ना न्यूमेरिकल्स आप लोगों के आएंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। कम्बिनेशंस वाले आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर बिल्कुल आप लोगों ने नहीं करना। रेजिस्टेंस वाला टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो कैपेसिटर वाला की है, इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला आ जाता है हमारे पास। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये जो टॉपिक्स आपको लिख के दे रहा हूँ ना, इनको बस आप लोगों ने स्ट्रांगली आप लोगों ने इन पे ग्रिप कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लें तो हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड वाला, जिसको बी कहते हैं। ये मैग्नेटिक जो फील्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बी। इसको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड वाला। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्पेशली ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर वाला बहुत तगड़ा आप लोगों ने तैयार करके जाना है। उसके बाद हमारे पास जो कम्बिनेशंस किस किस के, कैपेसिटर का कम्बिनेशन, उसके बाद रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन, उसके बाद इंडक्टर का कम्बिनेशन, उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट का, तो ये चारों कम्बिनेशंस तगड़े तैयार करने हैं। रेजिस्टेंस और इंडक्टर का सेम होता है, कैपेसिटर और स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें सीरीज में सिंपल ऐड किया जाता है, और इसमें भी। और इसमें सीरीज में 1/c=1/c1 प्लस 1/c2 किया जाता है। के में भी वही होता है सीन हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसी ऑल्टरनेटिंग करंट वाला। इसमें ये वाला फार्मूला हमारे पास, वी आर एम एस को निकालना, ठीक है, वी आर एम एस को निकालना, V0/√2। और इसी तरह हमारे पास करंट का जो रिलेशन है, I RMS = I0/√2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें RLC, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, ये नहीं पढ़ा तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसको लाजमी पढ़ना है आप लोगों ने, पैरेलल वाला। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से AM FM बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ग्राफ लाजमी तौर पे देख लेने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्टेरिसिस लॉस वाला। हिस्टेरिसिस लॉस वाला, हिस्टेरिसिस लूप जो होता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसमें लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स को अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जाना, यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद कॉम्पटेंस इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, ये नहीं पढ़े ना टॉपिक्स। और चौथा एक्सरेज वाला। अच्छा, अब एक चीज बता दूं, एक्सरे वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 20 में है। एक्सरे वाला चैप्टर नंबर 20 में है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंट इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन चैप्टर नंबर 19 में है। तो भाई ये चार टॉपिक्स को स्ट्रांगली ग्रिप करके जाना है आप लोगों ने, और साथ में लेजर। तो ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 21 आ जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स वाला, इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, इसमें हमारे पास आइसोटोप्स वाला टॉपिक आ जाता है, आइसोबार वाला आ जाता है, और साथ में आइसोटोन्स वाला आ जाता है। और एक आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे, गीगर मूलर काउंटर, GM काउंटर। इसके अलावा विल्सन क्लाउड चैम्बर, और इसके बाद सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। भाई इनको भी अच्छा ग्रिप करके जाना है, साथ में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। अब देखो ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो 100% आप लोगों का प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर होगा। अगर तो गैस लेना है ना, थोड़ा बहुत पढ़ना, फिर प्यास का टेस्ट ना दो, फिर प्यास का टेस्ट ना दो। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी कंपटीशन होता है, उसका टेस्ट इतना इजी नहीं होता है कि MCQs देखेंगे, पढ़ेंगे, टिक लगा देंगे। न्यूमेरिकल बेस होंगे क्वेश्चंस, सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिक्स होंगे, लॉजिक्स होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये चीज़ें होंगी, इनको लाजमी तौर पर आप लोगों ने करना है।
उसके बाद यहाँ पे ये बोर्ड का पेपर नहीं है कि आप लोगों ने सिलेक्टिव पढ़ा आपके 80% मार्क्स आ गए। यहाँ पे सिलेक्टिव पढ़ के जाएंगे, क्या पता जो छोड़ा हुआ है उसमें से 15 एमसीक्यूज आ जाएं, उसमें से 10 आ जाए, तो ओवरऑल तो परसेंटेज खुदा ना खासा कम होगी ना। अब आ जो मैथ पे, मैथ एफएससी लेवल का क्यों होगा भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है एफएससी लेवल, उन्हें ए लेवल यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। तो मीन्स टू से हमारे लिए एफएससी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। ये आप लोगों का आएगा अगर आप लोग आईसीएस के बैकग्राउंड से हैं, अगर आप लोग एफएससी प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोगों के पेपर के अंदर जनाब इस तरह की चीज़ें आएंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। प्यास यूनिवर्सिटी ना, इसको बहुत ज़्यादा इसका रिवाज है। प्यास यूनिवर्सिटी के एफएससी के जो सिलेबस है उसमें जो आप लोगों के चैप्टर के स्टार्ट में थ्योरी नहीं लिखी होती है, चैप्टर के चैप्टर के स्टार्टिंग में जो थ्योरी लिखी होती है वहां से बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं। यानी अगर आप बात करें ना, आप लोगों के ऑलमोस्ट 10 to 15 एमसीक्यूज उधर से आ जाते होते हैं। अब अच्छा उस थ्योरी में क्या होते हैं, उस थ्योरी के अंदर आपको पता है शॉर्ट ट्रिक्स लिखे होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, एक लेंथी सा क्वेश्चन है विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व करना है। मतलब आप लोगों को उस थ्योरी में ना शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नजर आ रहे होते हैं, और उसके अलावा कुछ आपको थ्योरम्स नजर आ रहे होते हैं, ऐसा ही है ना, थ्योरम्स लिखे होते हैं। अच्छा एक लंबी सी स्टेटमेंट है, आगे उसका एक लाइन का आंसर लिखा होता है। अब बजाय आप उसको सॉल्व करो पूरा, वो जो एक पूरा लिखा होता है ना, जैसे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अब उसका प्रूफ लंबा चौड़ा है, आगे उसका डायरेक्ट आंसर लिखा होता है। तो भाई वो थ्योरम्स, वो शॉर्ट ट्रिक्स, और जितने भी वहां पे की पॉइंट्स लिखे होते हैं, जितने भी की पॉइंट्स होते हैं लिखे होते हैं ना की पॉइंट स्टार्ट के अंदर, सबसे पहली प्रेफरेंस आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा तो प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर आपको खुदा न खास्ता इशू बन सकता है। प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर मैथ का पोर्शन फॉर योर एफएससी एंड प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो चैप्टर के स्टार्ट में थ्योरी है किसके, एफएससी सिलेबस में, एफएससी में, जिसमें 11 मैथ के 14 चैप्टर हैं, 11 मैथ के 14 चैप्टर्स हैं, आपको पता ही है ना। पहला वो नंबर वाला है, दूसरा सेट फंक्शन, तीसरा मैट्रिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रॉपर इम्प्रॉपर सीक्वेंस सीरीज है, कम्बिनेशन है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 9 to 14 स्टार्ट हो जाती है। तो वो 14 चैप्टर आप लोगों के उनकी मैं बात कर रहा हूँ। साथ में मैं 12 मैथ की बात कर रहा हूँ जिसके 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका लिमिट्स का है जिसमें एल हॉपिटल रूल लगाया जाता है, सेकंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, 4 पे आप लोगों का एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में है, 5 आप लोगों का वो इनइक्वालिटीज के बारे में है, 6 आप लोगों का कोनिक सेक्शन है, 7 आप लोगों का वेक्टर्स है। तो आप लोगों के मैं उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ 11 मैथ की और 12 मैथ की, कि उनकी स्टार्टिंग थ्योरी पढ़ के जानी है। कितने एमसीक्यूज कवर होंगे, नोट माय वर्ड, 10 to 15, 10 to 15 एमसीक्यूज कवर होंगे। कैसे भाई, उसमें कई आपके थ्योरम डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि ये सारी चीज किसके इक्वल है, थ्योरम ये फायदा आपको देंगे। की पॉइंट्स लिखे होंगे, की पॉइंट्स जैसे डेरिवेटिव की नोटेशंस क्या क्या होती है, डेरिवेटिव कैसे कैसे हम कर सकते हैं वो वाला। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, एल हॉपिटल रूल कब अप्लाई करना है, लिमिट्स के क्वेश्चन है, सेट फंक्शन है, कब ऑन टू इन टू फंक्शन होगा, मैट्रिक्स के बारे में एडजॉइंट को निकालना है, इसी तरह करके स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। और उसके बाद जो आप लोगों का पोलिनोमियल वाला आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अभी मैं चैप्टर ऐसे आपको बताता हूँ टॉपिक्स, बहरहाल ये जो मैंने आपको चीज बताई है ना, ये आपके 10 to 15 एमसीक्यूज कवर करेगा। अब 15 एमसीक्यूज और चैप्टर के अंदर से कैसे कैसे आ रहे होते हैं वो टॉपिक्स बताता हूँ। नंबर 1 पे देखो, सबसे ज्यादा ट्रेंड किसका, सबसे ज्यादा किस में से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। अब ये देखो एक्सपीरियंस बेस्ड चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं 11 + 12 मैथ कंबाइन बता रहा हूँ इन सारे, बल्कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 11 और 12 का अलग अलग बता देता हूँ, ठीक है ना। 11th का अलग बता देता हूँ, 12th का अलग बता देता हूँ। सुनो, सबसे ज्यादा जिसका ट्रेंड है ना प्यास यूनिवर्सिटी के मैथ में, वो है बाइनोमियल थ्योरम। जो बाइनोमियल है ना थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का सबसे ज्यादा, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसका सबसे ज्यादा ट्रेंड है। अब कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पेपर में यहां से 1 से 2 एमसीक्यूज आए हुए थे, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। कई बच्चों के पेपर में यहां से 6 6 7 7 एमसीक्यूज भी आए हुए थे, कई बच्चों के 3 आए थे। एवरेज कितने यहां से क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, 3 से 4 क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपेंशन के आएंगे। अब मेरी बातें ध्यान से सुनते जाओ। नंबर सेकंड पे जिसका ट्रेंड है ना वो है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। नंबर सेकंड पे है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। नंबर सेकंड पे इसका ट्रेंड है कॉम्बिनेशन प्लस परमुटेशन। कितने क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, इसके क्वेश्चन भी आपको 3 से 4 देखने को मिलेंगे। नंबर थर्ड पे जिसका ट्रेंड है ना वो है सीक्वेंस एंड सीरीज।
अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, एक्सपीरियंस ही नहीं होता है प्यास यूनिवर्सिटी का। उनके कोई नहीं, बच्चे इतने एंट्री टेस्ट दे रहे होते हैं, उनका वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, एमए पेल रहे होते हैं। मैं आपके सामने जो चीजें रख रहा हूँ ना, हमारे ऑलमोस्ट कोई 200+ स्टूडेंट तो गए थे इधर, ये प्यास यूनिवर्सिटी में, मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद के एक्सपीरियंस मौजूद है बच्चों का, जो बता रहे होते हैं। एक आधा कोई रिव्यू नहीं होता है कि एक आधा बच्चा पकड़ के सामने खड़ा करके बता दूं, हाँ भी बोलो क्या कि तुम्हारे पेपर में आया था, वो बताए जी मेरे पेपर में ये आया था, मेरे पेपर में ये आया था। अब उसको हजारों लोग देखने वाले हैं, अब हजारों लोग उस बच्चे को ही फॉलो करेंगे ना जिसने बता दिया कि मेरे पेपर में भाई बाइनोमियल का एक क्वेश्चन आया हुआ था, कम्बिनेशन परमुटेशन के 8-8 आए हुए थे। अब वो बच्चे दूसरे जो देख रहे हैं क्या फॉलो करेंगे? वो कहेंगे एक एमसीक्यू ज्यादा बाइनोमियल से, चलो जिसको क्रॉस करो, बाकी 29 करो। भाई उनका बेड़ा गर्क हो जाता है पेपर का। कैसे? वो जाते हैं पेपर में, और पेपर में जाते हैं तो उनके बाइनोमियल के अंदर 8 एमसीक्यूज आते हैं। वो कहते हैं ये क्या हो गया भाई, बच्चे ने तो बताया था मेरे पेपर में एक है। भाई वो बच्चे का एक केस आया था ना आपके पास, ओवरऑल नहीं होता है ऐसे। ओवरऑल आपको ये तमाम टॉपिक्स तैयार करने हैं। मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोग अल्लाह के बंदो बड़े मासूम होते हो इस चीज में। पता है क्या है, एक एग्जाम्पल सामने सेट हुई पड़ी है ना, अब जो ये बोल रहा है ना, जो बता रहा, आप लोग उसको फॉलो कर लेते हो कि बस एक बच्चे का ये था। ओ भाई, आप लोग ऐसे लोगों को सुनो, ऐसे लोगों को जिनका एक आधा एक्सपीरियंस नहीं है बच्चे का, जिनके सैकड़ों एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके सामने ये चीजें शेयर कर रहे हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का रिवाज है प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, इसको अगर नहीं करके जाओगे तो मसला बनेगा। कॉम्बिनेशन परमुटेशन के 3-4 क्वेश्चन आते हैं। अब आज सीक्वेंस सीरीज का, सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं एफएससी के अलावा भी। अब यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, जो आपके एफएससी के सिलेबस में सीक्वेंस सीरीज है वो इनफ नहीं है। मैं आपको पहले एफएससी एफएससी कह रहा हूं ना, यहाँ पे एक चीज क्लियर कट बताऊंगा, सीक्वेंस सीरीज का जितना कंटेंट आपके एफएससी पे पड़ा हुआ है ना, दैट इज नॉट इनफ। वो आपका 60% कवर करेगा, बाकी 40% के लिए क्या है, आप लोगों के पास जो बाकी सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों के लिए एक आसानी ये होगी है कि पास एजुकेशन सिस्टम के या प्रीमियम सेशन में आ जाओ। अब टाइम कम रह गया, 1-2 दिन है, अब क्या आप लोग तैयारी करेंगे उसमें, ठीक है ना? तो वन शॉट एंड गेम्स हमारी आ रही हैं, उनको सुनो, उनके अंदर जितना मैंने चीजें करवाई हुई हैं, और साथ में बाकी भी सिलेबस को पढ़ लो, केपी के और ए लेवल के अंदर जो सीक्वेंस सीरीज के बारे में लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों के 3 टॉपिक्स बहुत ट्रेंडिंग पे होते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। नंबर 4 पे आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। अब देखते जो एक्सपीरियंस बेस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, ठीक है? तो आप लोगों ने इन चीजों को फॉलो करना, बहुत इसका रिवाज होता है। उसके बाद आ जाता है मैट्रिसेस वाला, मैट्रिसेस वाला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी आप लोगों के 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं। मैट्रिसेस के आपके 1 से 2 या 2 से 3 तक एमसीक्यूज आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, आप लोगों का ज्योमेट्री के अंदर से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब ज्योमेट्री पता है क्या? पॉलीगॉन्स, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, ट्रापीजियम वगैरह, उनके एरिया निकालना, इस तरह करके क्वेश्चंस आएंगे। कंफर्म मेरी बात लिख लो, पैरेललोग्राम है, ट्रापीजियम है, इस तरह करके ज्योमेट्री या पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है? तो वो वाली तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वहां से आप लोगों के आएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर से पोलिनोमियल के क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे होते हैं, ठीक है? कोई एक पोलिनोमियल है और इस तरह करके पॉलीगॉन्स के ज्योमेट्री के अंदर से आएंगे। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा, ज्योमेट्री के वैसे देखने को मिला है कि बाज दफा 4 से 5 एमसीक्यूज भी आए हुए हैं। यानी अगर मैं बात करूँ ना 2019 के अंदर 4 से 5 आए हुए थे, अगर मैं बात करूँ ना 2018 की, तो उसके अंदर इसके 4 से 5 हुए थे। लेटेस्ट की बात करूँ तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी 2020 के बाद की अगर बात करूँ तो ज्योमेट्री के अंदर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते होते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें करनी है। उसके बाद अब ये ट्रेंडिंग पे है, मैं दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे रुक के बताता हूँ। देखो, आप लोगों का फर्स्ट ईयर का जो मैथ है वो तगड़ा तैयार होना चाहिए, पहली चीज़। 11 मैथ आप लोगों का तगड़ा तैयार होना चाहिए, मेजर पोर्शन 11 मैथ का होगा। मेजर क्वेश्चन आपको लगेगा कि 11 से ज़्यादा आ रहे हैं। कौन कौन से? बाइनोमियल एक्सपेंशन, कम्बिनेशन परमुटेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ये जो मैंने आप लोगों के साथ 7 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं ना, इन टॉपिक्स के अंदर से आपका मोर देन 80% पेपर आएगा, नोट माई वर्ड। उसके बाद डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को भी अच्छे तरीके से करके जाओ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, क्या पता आपके पेपर के अंदर 2025 में इन चीजों का ट्रेंड आ जाए, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का ट्रेंड चल पड़े। अभी देखो ना, पेपर तो किसी ने नहीं अभी तक देखा है ना। एक मैं पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा ना, लेकिन वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, एक आधे बच्चे का नहीं करूंगा एक्सपीरियंस, पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्या क्या कि पूरी प्यास की हिस्ट्री के अंदर ना ये जो 7 टॉपिक्स हैं, ये इनका बहुत रिवाज रहा है। क्या पता अब 2025 में ये रिवाज चेंज हो जाए, ठीक है ना? तो अभी तक का जो ट्रेंड था वो मैंने आप
आपके साथ शेयर किए, लेकिन ये ट्रेंड सेम रहेगा, इन चीज़ों का ये ट्रेंड चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोनिक सेक्शन के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। पहले पहले भी अगर सेकंड ईयर के अंदर से क्वेश्चंस आए हैं ना, तो वो कोनिक सेक्शन है। यानी अगर 80% आप लोगों का 11 मैथ में से आया है ना, तो 15% आप लोगों का अकेला कोनिक सेक्शन में से आ रहा होता था, और 5% रिमेनिंग सेकंड ईयर के अंदर से आता था। यानी 80% पूरा 11 मैथ में से आता है, और 15% पूरा कोनिक सेक्शन में से आएगा, ठीक है। वो 15% भी 4 से 5 एमसीक्यूज ही बनते हैं, और 5% हमारे पास सेकंड ईयर के बाकी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, इस तरह करके आता है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए, आई होप आप लोगों को ये तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को देख लो। अब इसको तैयार कैसे करना है भाई? बाइनोमियल एक्सपेंशन, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। यूट्यूब के ऊपर लिखो वन शॉट सीक्वेंस एंड सीरीज, वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, मैथ्स इज वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, trigonometry one shot by pass education system, derivative integration one shot by pass education system, conic section one shot by pass education system, you will get 100% preparations। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ मैट्रिक लेवल की, जो कि आएगा आप लोगों के जो है एफएससी प्री मेडिकल। तो प्री मेडिकल वालों का क्या क्या यहाँ पे आएंगे मैट्रिक लेवल के अंदर से? सबसे पहली तो ये चीज़ है, आप लोगों का मैथ बिल्कुल बेसिक लेवल का होगा। आप लोगों का मैथ बिल्कुल बेसिक लेवल का होगा, जस्ट लाइक एनटीएस नेट, जिस तरह एनटीएस नेट के अंदर होता है। अब वो क्या क्या होंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एक तो जो आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना मैट्रिक के अंदर, मैट्रिक की बुक उठाओ और उधर से पढ़ना शुरू करो। उसके अंदर क्या है? इवेल्युएट एक्स। दूसरे नंबर पे आप लोगों का जो अलजबरा है, अलजबरा के अंदर आप लोगों के सिंपल एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आप लोगों के सर्ड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडिसेस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और सिंपल आप लोगों से कैलकुलेशंस करवाई जाती हैं। आप लोगों से वो मीन एवरेज के क्वेश्चंस पूछेंगे, एवरेज वगैरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। बिल्कुल जो आप लोगों का बेसिक मैथ होता है उसके क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद आप लोगों से परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परसेंटेजेस वगैरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों के सेट्स और फंक्शन के अंदर से अगर आएंगे ना, तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो टॉपिक्स लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अलजबरा, बहुत मेजर पोर्शन आप लोगों के पेपर में 60% तक आप लोगों के पेपर में ये अलजबरा का होगा। फिर सर्ट्स इंडिसेस है, सेट्स फंक्शंस हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का आप लोगों का मेजर पोर्शन आ रहा होता है सेकंड नंबर पे। तो इन तमाम टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हैं इन मेडिकल बैकग्राउंड से दे रहे हैं, तो इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तगड़ा आप लोग तैयार कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है केमिस्ट्री। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ केमिस्ट्री, और साथ में यहाँ पे बात कर लूंगा कंप्यूटर साइंस की भी, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं। आपको पता है केमिस्ट्री आप लोगों के 30 एमसीक्यूज है, कंप्यूटर साइंस के भी 30 एमसीक्यूज हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने एफएससी का सिलेबस पकड़ना है। टोटल 24 चैप्टर्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है। यानी 10 फर्स्ट ईयर के और 14 सेकंड ईयर के 24 चैप्टर्स हैं। एफएससी मतलब एफएससी नहीं, आईसीएस उसको बोलेंगे ना, ठीक है। तो जो आप लोगों का आईसीएस है, उस आईसीएस के अंदर जो आप लोगों के पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने चैप्टर्स हैं 24, उसकी बुक रीडिंग अच्छे तरीके से कर लें। और इसके अंदर ट्रेंड किसका होता है? वो होता है सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज के ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ रहे होते हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास एमएस जो है, एमएस एक्सेस के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का सबसे ज़्यादा ट्रेंड होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे जो कीज़ है हमारे पास, उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है। तो ये 4 टॉपिक्स तो अच्छे तरीके से आपके होने चाहिए, सी लैंग्वेज, एमएस एक्सेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कीज। उसके बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो 11 केमिस्ट्री की सबसे पहले, और साथ में 12 केमिस्ट्री की। 12 से अगर मैं स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से आप लोगों के ऑलमोस्ट 8 to 12 क्वेश्चंस आते होते हैं, ऑलमोस्ट 8 to 12 आते होते हैं। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 6 आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कली प्लस अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल
और उसके बाद जो ग्रुप नंबर 3 और 4 है, बोरोन वाला और कार्बन और सिलिकॉन वाले, ये दोबारा देखो, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। आप लोगों को मैं सेकंड ईयर में क्या बताया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 8 to 12 आएंगे यहाँ से एमसीक्यूज। इनऑर्गेनिक से अंदर से आपके दो ही एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास ये अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल, इधर से एक आधा एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 3 4 इधर से एक आधा। तो ओवरऑल आप लोगों के 14 to 15 एमसीक्यूज ये सेकंड ईयर के अंदर से आ जाएंगे। और फर्स्ट ईयर के अंदर से आप लोगों के पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग वाला, जो चैप्टर नंबर 6 है ना, केमिकल बॉन्डिंग वाला, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। इसको नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस वाला चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। उसके बाद आपके पास लिक्विड्स एंड सॉलिड वाला, आप लोगों के पास ये जो चैप्टर है ना, और अटोमिक स्ट्रक्चर, अटोमिक स्ट्रक्चर, और हमारे पास आ जाता है वो चैप्टर नंबर 7 विच इज थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स। ये आप लोगों के पास 1 2 3 4 5, इन 5 चैप्टर से समझ लो पूरा 11वीं का केमिस्ट्री आ रहा होता है। केमिकल बॉन्डिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैसेस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिक्विड सॉलिड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटोमिक स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका थर्मोडायनेमिक्स है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, हेस लॉ, बोर्न एबर साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना आप लोगों के पास, चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से चैप्टर नंबर 9 से भी पूछे जाएंगे, सोल्यूशन वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई जगहों पे बड़ा रिवाज आ जाता है प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, सोल्यूशन यहाँ पे रॉट्स लॉ वगैरह, जो राउट्स लॉ वगैरह है। उसके बाद चैप्टर 10 आपका बैटरी सेल्स के बारे में है। चैप्टर नंबर 11 आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहाँ से भी आप लोगों के पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास आ जाता है इंग्लिश। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर से हमारे पास सबसे पहले देखें, 3 चीज़ें आपके प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर आ रही होती हैं। यानी प्यास यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने अगर टेस्ट क्लियर करना है ना फॉर योर 2025 एडमिशन्स, तो आप लोग इन चीज़ों को स्ट्रांगली तगड़ा तैयार कर लो। नंबर 1 पे हमारे पास रिवाज है इसके अंदर वोकेबलरी का। वोकेबलरी के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे, 10 एमसीक्यूज यहाँ से आपको पता है पूछे जाते हैं। 10 आउट ऑफ 10 कैसे अवेल करना है, सुनो। वोकेबलरी के आप लोगों के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं 4 से 5 तक, 4 से 5 तक क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आप लोगों के पास आ जाते हैं ग्रामर। अब ग्रामर के आप लोगों के पास क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 से 3। ठीक है, और उसके बाद नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो कंप्रीहेंशन। तो ये 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिवाज है, इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इधर से भी आप लोगों के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 3 से 4 तक आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल रफली भी अगर बताऊँ तो वोकेबलरी के आप लोग लगा लो यहाँ पे 4 तक क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर के आप लोगों के पास 3 तक क्वेश्चंस आएंगे, और कंप्रीहेंशन के आप लोगों के पास 3 तक क्वेश्चंस आएंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के ये 10 एमसीक्यूज यहाँ से इंग्लिश के अंदर से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे प्यास यूनिवर्सिटी का एक अपना कैलकुलेटर है जिसमें वो कैलकुलेट करता है पॉइंट्स वाइज, और यहाँ पे इसके मार्क्स 270 को काउंट करता है ओवरऑल आप लोगों के, वट एवर वो जो भी क्राइटेरिया करता है। आप लोगों को क्या है, आप लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज को ठीक करके आना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रो टिप्स दे देता हूँ, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को वहाँ पे चीज़ें शेयर कर भी चुका हूँ। कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रो टिप्स हैं। वो प्रो टिप्स आप लोगों के लिए क्या क्या हैं। नंबर 1, आप लोगों ने एक एडवाइस याद रखनी है मेरी, ठीक है। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को नहीं पता होता है कि आपके लिए कौन लोग सही काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, एक मुश्किल चीज़ होती है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा ऐसे लोगों को सुनो जो जो आपके पास एक आधा एक्सपीरियंस शेयर ना कर रहे हो। ये मेरी चीज़, ये मैं क्यों बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चों का ये हाल देखने को मिला है कि हाँ भी मेरा दोस्त जा रहा है एनईटी देने, मेरा दोस्त जा रहा है यूईटी कई कह दे रहे हैं प्यास का, हाँ भी बताओ आपके टेस्ट में क्या कहे जी, मेरे टेस्ट में ये आया हुआ था तो आप ये कर लो। तो अब वो अगले साल अपना टेस्ट देने जाएगा तो वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करेगा। ये सबसे बड़ी तुम मिस्टेक कर रहे हो मेरे भाई मेरी बहन, जो सबसे बड़ी आप मिस्टेक करते हो वो ये करते हो कि एक आधे एक्सपीरियंस की बेस पे ना, एक आधे एक्सपीरियंस की बेस पे आप अपना टेस्ट खुदा न खासा खराब कर बैठते हो। भाई ऐसे लोगों को सुनो जो आपके साथ मल्टीपल, आपके साथ ऑप्शंस शेयर कर रहे होते हैं, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। अब एनईटी जैसे होता है ना, अब एनईटी आपको पता ही है, कई एनईटी ऐसे होते हैं जिनमें आप लोगों के एक टॉपिक्स के 15 एमसीक्यूज आते हैं। कई ऐसे एनईटी होता है जिसमें उसी टॉपिक का एक एमसीक्यूज आ रहा होता है। अब बाइनोमियली एक्सपेंशन है ना, कई ऐसे भी एनईटी गुजरे हैं जिसमें इसका 0 एमसीक्यूज था, कई ऐसे भी हैं जब उसके 12 एमसीक्यूज भी देखने को मिले थे।
मेरी बात समझ रहे हैं ना कि मैं जो बात कर रहा हूँ? तो जो बच्चा अब जीरो जिसके पेपर में आए थे वो तो अब यही बात फैलाएगा, भाई एनईटी में तो बाइनोमियल आता ही नहीं है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग जब मल्टीपल रिव्यूज देखते हो ना, तो हम आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहे होते हैं ना, ये मल्टीपल स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस होते हैं। फिर हम अपना एक कंक्लूजन उसमें ऐड कर रहे होते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो प्रो टिप्स में मैं नंबर वन पे जिसको रैंक करूंगा वो ये है कि आप लोग ऐसे लोगों को सुनो, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो कि जो आपको मल्टीपल मल्टीपल रिव्यूज शेयर कर रहे हैं। मेरी बात समझ आइए? मल्टीपल रिव्यूज जैसे मैंने आपके साथ शेयर की है तमाम चीजें, ऐसी चीजों को सुनना है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने ऑल ऑल सब्जेक्ट्स और ऑल टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आपके माइंड में होगा कि मैं इन टॉपिक्स को स्किप करके चला जाऊं कुछ, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है, आप फिर कवर नहीं कर सकते हो। ऑल सब्जेक्ट्स, किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, और ऑल टॉपिक्स कवर करने हैं। नंबर थर्ड पे आप लोगों ने खुद को बहुत ज्यादा रिलैक्स रख के जाना है, बर्डनाइज नहीं होना है। अब देखो पेरेंट्स है ना, उनकी आपके साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं। उन्होंने आपको बचपन से देखे ना, आप लोगों को इतना ज़्यादा आपका केयर किया, आप लोग बड़े हुए हो, तो उनका एक ड्रीम है शुरू से कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो बच्ची है, वो जाएगा प्यास यूनिवर्सिटी में, वो जाएगा एनईटी में। तो उन्होंने एक ड्रीम देखे हुए हैं, तो वो बाज़ दफ़ा आप लोगों को हार्श बोलेंगे, बाज़ दफ़ा वो बड़ा हार्ड ऐसा आप लोगों को टाइम देंगे कि आप लोगों को सख्त अल्फाज यूज़ करेंगे। तो आपने खुद को रिलैक्स रखना है। आप उनकी साइड से होके सोचना है कि वो अपनी जगह पे 100% राइट पे हैं। वो आप लोगों को अगर सख्ती से भी कह रहे हैं ना, तो खुद को आप लोग रिलैक्स रखो, वो अपनी जगह पे बजा है, वो अपनी जगह पे राइट पे हैं। खुद को रिलैक्स कैसे रखना है? अपने तमाम तमाम का तमाम सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ऑल टॉपिक्स कवर करना है, एंड यू विल डू दैट कि आप वो तमाम का तमाम प्यास का टेस्ट क्लियर करके उनको एक पे बैक करोगे। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो चीज़ों की टेंशन ले लेना, रिलैक्स खुद को रखना है। क्या मुझे पेरेंट्स ने बोला तुम नहीं पढ़ रहे, तुम नहीं कुछ कर सकते, तो इस चीज़ की टेंशन ही करके दिखाने चीज़ें। तो खुद को रिलैक्स रिलैक्स माइंड के साथ, ठीक है? चीज़ों की फिक्र आप लोगों ने करनी है, उनको अपने ऊपर लेना नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं होने देना है कि आप लोग उसको नेगेटिव। ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ये इशू होता है कि वो ना एक मजबूरी में पढ़ रहे होते हैं, पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे होते हैं। तो मेरी एक बात याद रखो, इस मजबूरी को ना अपनी मजबूरी बनाओ, ठीक है? ये वो जो आप लोग पेरेंट्स आपको मजबूर कर रहे हैं ना कि इन चीज़ों को करो, तो उनके एंड पे उनको समझो और खुद पे ये चीज़ें लो। देखो जब आप एक अपने जो आपका दिल है ना, उसके अंदर से जब आप लोगों का दिल कर रहा होता है ना, यानी दिल के भी दिल से जब कर रहा होता है, जैसे कहते हैं ना कि दिल के अंदर से आपकी आवाज़ निकल रही होती है कि मैंने ये चीज़ें करनी है, तब आप चीज़ें करते हो। आपके पेरेंट्स आपको जितना फोर्स कर लें, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोग बर्डनाइज हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, रिलैक्स ही नहीं रह पाते हो। तो पेरेंट्स अगर आप लोगों को एक चीज़ पे फोर्स कर रहे हैं ना, तो वो जिस चीज़ पे आपको करने को फोर्स कर रहे हैं ना कि एनईटी क्लियर करो, प्यास का टेस्ट क्लियर करो, तो इसको आप लोग क्या बनाओ, इसको आप लोग अपनी फिक्र बना लो कि ये मेरी फिक्र है। और जब आप चीज़ें दिल से करोगे ना, आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी, आप रिलैक्स भी रहोगे। जैसे आपको पढ़ाई करना पड़ती है, बर्डनाइज होती हो, कोई मूवीज़ वगैरह देखनी है, ड्रामाज देखने हैं, कोई सीरीज़ वगैरह देखनी है, तो वो कितने शौक से देख रहे होते हो। इनफैक्ट कि अगर सर में पेन भी है ना, खुदा न खासा, तो मूवीज और ऐसे देख के बंदा रिलैक्स हो जाएगा खुद को। क्यों? क्योंकि आप उसको पूरे दिल से देख रहे होते हो, आप उधर रिलैक्स खुद को कर रहे होते हो। तो यही आपने रिलैक्सेशन अपनी स्टडीज के साथ जोड़नी है कि आप लोग जब स्टडीज करो तो आपको एक मजा आए, आपको सुकून आए कि ये वो चीज़ है जिसने कल को आपको एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बिठाना है, ये वो चीज़ है जिसने कल को आपका नाम दुनिया में रोशन करना है, ये वो चीज़ है जिसने आपको और पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। तो मेरी एक चीज़ याद रखिएगा, जो आप पढ़ाई को, इन तमाम चीज़ों को जब अपनी एक विल बना लेते हो ना, अपनी डिज़ायर्स बना लेते हो, तो फिर आप लोग बहुत कुछ तगड़ा परफॉर्म करते हो, ठीक है ना? तो इनके ऊपर बर्डनाइज नहीं होना है। नंबर फोर पे आप लोगों के पास ये ट्रिक है कि टिप्स है कि आप लोग अपनी नींद वगैरह, जो स्लीप टाइम है, इसके ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान रखेंगे। अब स्लीप टाइम ज़्यादा भी सोने से बहुत है। और एक ये चीज़ मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ कि जी मैं पूरे साल में ना 1 घंटा सोता था और मैं बोर्ड का टॉपर हूँ। बिल्कुल जी, तुम बहुत बोर्ड के टॉपर हो, ठीक है। एक आधी इस चीज़ को बड़ा वायरल किया जाता है, मैं पर्सनली इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। देखो अब पूरा जो बच्चे हैं वो जागना शुरू कर दें। अब वो उसने एक माइंड में persona बना लिया, एक परसेप्शन सेट कर लिया कि भाई 1 घंटा अगर मैं सोऊंगा ना तो मैं बोर्ड का टॉपर बनूंगा। अब उस बेचारे का दिल कर रहा है, नहीं दिल कर रहा, वो ज़बरदस्ती किताबें सामने लेके बैठो बैठो, ऊपर से उसको नींद के झूले आ रहे हैं। तो भाई ये चीज़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप अपनी 5 से 6 घंटे का जो पावर नैप आपका पूरा स्लीप टाइम है, इसको फुलफिल करें। हाँ, 6 से ज़्यादा घंटे सो, 8 घंटे सो, 9 10 घंटे, अब उस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ।
5-6 घंटे की प्रॉपर नींद पूरी करें, उसके बाद जाके अपना टेस्ट देके आएं, फिर आप बहुत अच्छा, आपके काम में एफिशिएंसी आएगी। अब 23 घंटे पढ़ते हो, काम में एफिशिएंसी 1 घंटे की भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आप 4 घंटे भी अच्छा पढ़ते हो ना, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो दैट इज़ मच बेटर देन 23 आवर्स स्टडी टाइम। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए स्लीप टाइम आपका बड़ा मैटर कर रहा होता है। और नंबर 4 पे आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को ये मैं रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों का प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 नहीं भी क्लियर होता है ना, तो यकीन जानिए आप लोग ना ये जो प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करनी है ना, तो आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम के ऑनलाइन सेशन में आ सकते हो। ठीक है, जस्ट 6,000 आपके पास ऑप्शन है कि जस्ट वन टाइम आपको 6,000 पे करना है और पूरी टेंशन आप लोगों की खत्म हो जाएगी, हम आपको तैयारी करवा देंगे। बहुत ज्यादा दुआएं आप लोगों के लिए, नंबर नोट करें, इसके ऊपर अपने एक्सपीरियंस को लाजमी शेयर करना है, तमाम एमसीक्यूज को शेयर करना है, ताकि उनके ऊपर एक वीडियो डिजाइन करेंगे, वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, उनका सोल्यूशन करेंगे, आपको पता चलेगा क्या क्या कारनामे आप लोग करके आए हैं, कौन कौन सा एमसीक्यूज ठीक करके आए हैं, कौन सा गलत करके आए हैं। तो बहुत ज्यादा दुआएं आप सब के लिए। आई होप ये आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर कोई पार्ट स्किप किया और लास्ट पे देख रहे हो, तो जाओ वीडियो को पूरा देख लो, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की हैं। यहाँ पे मैंने एक आधा स्टूडेंट का रिव्यू नहीं शेयर किया, 10 का, 12 का, 15 का, 50 का, 100 का रिव्यू नहीं शेयर किया। यहाँ पे मैंने कोई ऑलमोस्ट 400 से 500 स्टूडेंट का शेयर किया, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूँ ना, पिछले 1-2 साल की, तो उसके अंदर हमारे जितने स्टूडेंट्स गए हुए हैं, तो 400-500 स्टूडेंट के रिव्यूज कंबाइन जब आपके साथ शेयर किया जाए, वो आपके लिए एक सॉलिड होता है। एक आधे स्टूडेंट का रिव्यू मैटर नहीं करता होता है, सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज मैटर करते हैं। नो डाउट उस एक स्टूडेंट का भी रिव्यू मैटर कर रहा है, लेकिन उसका पर्टिकुलर उसके टेस्ट के लिए मैटर कर रहा है। ठीक है, क्या पता अब अगले साल उसका और हो चीजें, उससे अगले साल और हो, तो इसलिए हमने ओवरऑल ट्रेंड को देखना होता है कि उसने 2023 में पेपर दिया था, उसने 2020 में दिया था, क्या पता अब 2025 में उसके पेपर की तरह का ना आए, तो इसलिए हम पिछली पूरी हिस्ट्री को देखा करेंगे। तो बहुत ज्यादा दुआएं आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा दुआएं। अच्छा खाएं पिएं, रिलैक्स करें, खुद को रिलैक्स होकर जाना है, और आप लोगों ने ये प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट को क्लियर करना है और अपना नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। और पास एजुकेशन सिस्टम का टारगेट ये आपके लिए इतना कंटेंट लेके आते हैं, इतनी चीजें लेके आते हैं, ताकि आप लोग बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा दुआएं हैं, जो लोग ये एफर्ट्स कर रहे हो, आप लोगों की एफर्ट्स इंशाल्लाह बहुत ज्यादा कामयाब होंगी, आप लोगों की जो एफर्ट्स हैं ये फ्रूटफुल होंगी। बस एक चीज याद रखिएगा, कंसिस्टेंट होकर लगे रहें। जो फेलियर है ना, ये बहुत बड़ी सक्सेस होती है, बहुत बड़ी सक्सेस होती है। आपने एनईटी दिया, फ्लॉप हो गए, ई कैट दिया, फ्लॉप हो गए, नेट दिया, फ्लॉप हो गई, ये सबसे बड़ी सक्सेस होती है। वो बंदा कभी उस कमाल की तरक्की पे नहीं पहुंच पाता है जिसने जिंदगी में कोई ज्यादा ऐसे फेलियर नहीं देखा हुआ है। ठीक है, जो हमेशा से सक्सेसफुल होता आ रहा है ना, वो भी बहुत कामयाब होता है, लेकिन उससे ज्यादा कामयाब पता है कौन होता है? जो जितना ज्यादा गिरा होता है, जो जितना ज्यादा फेलियर को उसने फेस किया होता है, वो उतना ज्यादा ऊपर जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक माइंड में एक चीज आ जाती है कि मैं फेल हुआ हूं, मैंने कंपनसेट चीजों को करना है। तो हमेशा आपके पास लाइफ में अल्लाह ने एक आपको मौका दिया होता है कंपनसेट करने का। तो अगर एनईटी अच्छा नहीं हुआ, यूईटी का नेट नहीं अच्छा हुआ है, तो प्यास का ऑप्शन बहुत तगड़ा है, इसको लाजमी तौर पे अवेल करो। आप लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोगे। बहुत दुआएं आप लोगों के लिए। अपने मार्क्स वगैरह, अपने रिजल्ट्स वगैरह, अपने एमसीक्यूज वगैरह लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा इस नंबर के ऊपर। ये ठीक है, नंबर को सेव कर लें पास एजुकेशन सिस्टम के साथ। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए और कंटेंट लेके आएंगे प्यास यूनिवर्सिटी के बारे में, फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री, वो आप लोगों के यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए वो लेके आए हूँ, उसको जाके देख भी सकते हैं। तो तैमूर हसन को दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाशिम खान जदून है और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एनईटी 2 में 171 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और इस तमाम तर कामयाबी का मैं क्रेडिट पास एजुकेशन सिस्टम को देता हूँ, जिनके हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ने ना सिर्फ मेरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे मेथड्स और ऐसी टेक्निक्स भी बताई जिनकी बदौलत मैं इस पेपर को लिमिटेड टाइम में बाआसानी हल कर सका। और ना सिर्फ ये, बल्कि हर टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ उसके रेलिवेंट पास पेपर एमसीक्यूज भी कराए और फिर कोर्स के आखिर में फुल लेंथ पेपर्स भी हमसे हल कराए, जो कि यकीन जानिए बहुत हेल्पफुल रहा। और लिटरली ऐसे एमसीक्यूज भी नस्ल में पूछे गए थे जो सेम टू सेम वर्डिंग के साथ हमने पास एफएलपीस में भी किए हुए थे। इसलिए अगर आप एनईटी 3 देने जा रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम से करें और अपना स्कोर बूस्ट करें। थैंक यू।
अब्दुल्ला है। रिसेंटली मैंने NET-2 दिया था जिसकी तैयारी मैंने पास एजुकेशन से की थी। पास एजुकेशन ने इसकी तैयारी में मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। मैंने इनका बैच लिया था 2.0 अराउंड दिसंबर के, तो उससे मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। उसमें मुझे रिटन प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिला और प्रीवियस लेक्चर्स भी मिले। रेगुलर क्लासेस भी होती थी, लेकिन अगर कभी आप वो मिस करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स भी होते थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पास एजुकेशन का, सर बिलाल का, सर तैमूर का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा